Good morning, all of you. And today we have very senior cardiologist from Pune, Dr. Rajesh Dugeshwar, sir. He has got enormous experience in cardiology, maybe more than 25 years. And apart from that, he's a very dynamic, active experience, art of living teacher as well. And above all, a fantastic human being I've ever seen in my life. And since we all know that over the couple of years, there have been a rise in cardiac events. हमने देखा है कि पिछले कई सालों में कई यंग लोग कार्डियक इवेंट्स की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हुए हैं. कई बार वो इवन एक्सरसाइज करते हुए ट्रेडमिल पे या कोई डांस इवेंट करते हुए या अदरवाइज भी हो गया. तो ये फियर अभी सबके मन में है और ये रियलिटी भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं कार्डियक इवेंट से यंग लोगों में, कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं. तो आई वेलकम डॉक्टर राजेश सर. उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में इनविटेशन एक्सेप्ट किया. थैंक यू सो मच सर एंड विथ हाई रिगार्ड्स. ही इज सो मच सो बिजी बट ही स्टिल willed to come here and give his precious time. So without wasting any much time, I hand over sir to guide us on the journey of healthy heart. Thank you so much, Dr. Neeraj. Yes. ये मेरा एक्चुअली प्रिविलेज है कि आप ने मुझे बताया, and I am so glad I am able to share whatever I have. और I welcome everybody to this particular meeting. ये ऑनलाइन फॉर्मेट का बहुत ये है ना, इट्स सो इजी कि हम बैठ के बिना ज्यादा टाइम स्पेंड किए कई सारी चीजें सीख सकते हैं. एंड नीरज जी हैज बीन वेरी क्लोज फ्रेंड सिंस कोविड एंड ही इज अ बिग इंस्पिरेशन एज वेल. तो हम लोग एक साथ कई सारी चीजें करते हैं जो प्रोफेशन से अलग और हटके है और जो हमें इंस्पायर करती है. सो वंस अगेन थैंक यू नीरज जी. जैसे आपने कहा कि हम इसको यूजुअली इनफॉर्मल फॉर्मेट में रखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. आपको भी जो भी सवाल पूछने आप चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं. वी हैव अ स्मॉल मीटिंग हियर ऑफ 22 पीपल. सो मैं पहले आपसे सवाल पूछूंगा, आप कुछ चैट बॉक्स या अनम्यूट करके जवाब देना, देन वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. चलेगा ना? ऐसे करेंगे तो चलेगा. आई वांट टू सी सम थम्स अप्स हियर. Let me see if everybody is there behind the screen or not. Yes, Mansi ji from Nagar. Rakhi. Okay, Rakhi ji. Soumya, Satya. Wonderful. सब लोग हैं मतलब पीछे. तो मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसके जवाब देना. ये यूजुअली हार्ट डिसीज जो है वो मेन में कॉमन है, मतलब जेंट्स में कॉमन है या लेडीज में कॉमन? अगर जेंट्स में है तो एम लिखना और लेडीज में है तो एफ लिखना. यस, सो मैं जो एवरीबडी नोज इट्स मेन वेयर इट इज वेरी कॉमन, isn't it? Very common in men. Yes. So my next question is, why do you think it is so common in men? क्या हो सकता है कि मेन में ही कॉमन है? हार्ट तो दोनों को है ना, तो दोनों को इक्वल चांसेस होने चाहिए. मनोज गुप्ता जी कह रहे स्ट्रेस ज्यादा है. अच्छा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस. They hide emotions and can't express. So wonderful, Mansi. That is so wonderful. आपने एकदम to the point बोला. So you don't show emotions, but that is why you accumulate it. Yes. हाँ, hormonal protection है. डॉक्टर साहब ने बराबर बताया, hormonal protection है. So actually it's not that females have less incidence and men have more incidence. Only thing is that the incidence shifts more to the right side. That means older females will have it क्योंकि initial सालों में 40-50 साल तक उनको hormonal protection मिलता है. लेकिन बाकी सब जवाब भी बढ़िया थे और बराबर थे. स्ट्रेस लेते हैं मेन ज्यादा और वो
एक्सप्रेस नहीं करते, दबा के रखते हैं कि सब अपने अंदर रखेंगे, अरे मेरे पे ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है. एंड knowingly or unknowingly, stress is a very major factor in getting heart attacks. हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. अभी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं, जो आपको पता है ये चीज करेंगे तो हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है, या ये चीज होने से हार्ट डिसीज ज्यादा है? तो आप मुझे बताना कि कौन सी चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि जिससे हमें हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक हो सकता है. ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर. वेरी गुड. शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट. फूड, अनहेल्दी फूड, यस, जिस जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के करेगा, ऐसे हम समझेंगे. नो एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग. वंडरफुल. तो आप सब लोगों ने नोन कॉजेस तो ये कर दिए. लेजी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नॉट वर्किंग एनीथिंग. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज इन आवर जीन्स. करेक्ट. ये जो हमारी जीन्स है वो भी काफी सारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिसीज होने की संभावनाएं काफी बढ़ती है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाई आर सो मेनी यंग पीपल हैविंग हार्ट अटैक्स? इस कोविड और रिस्क फैक्टर क्या आप ठीक जी पूछ रहे हैं? व्हाई सो मेनी यंग पीपल आर हैविंग हार्ट अटैक्स? यू नो, कल ही आई हैड टू डू एंजियोप्लास्टी फॉर 2 पीपल. एक जो थे वो अस्पताल में आए, अस्पताल में आने तक कॉन्शियस थे, अस्पताल में आते ही उनका हार्ट बंद पड़ गया, तो कार्डियक मसाज देके रिवाइव किया, वेंटिलेटर पे डाला, तब जाके उनकी एंजियोप्लास्टी की. उनकी मेन आर्टरी बंद थी. इमेजिन करो, मेन आर्टरी बंद है तो कैसे सरवाइव कर सकता है ना. सो एक, और वो 29 ईयर ओल्ड, ओनली 29 ईयर्स. और दूसरे जो थे वो he was 36 ईयर ओल्ड. उनकी भी वन ऑफ द मेजर आर्टरी वाज ऑक्लूडेड, है ना. 3 में से एक मेजर आर्टरी ऑक्लूडेड थी और उम्र सिर्फ 36 साल थी. डिग्रेडिंग लाइफस्टाइल इन यंगस्टर्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोर जंक फूड, अल्कोहल, एक्सेसिव स्ट्रेस. ओके. हाँ, एक तो है कि सारे आपने जो बताया ना वो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अभी सबसे कॉमन प्रोफेशन जो है इंडिया में, जो एजुकेटेड क्लास है जिनको हम कहते हैं, उनमें क्या है कि इन अपना ये इट इज जस्ट अ सेकेंड ना, रीनेम माय सेल्फ. इट इज आईटी जॉब, इजंट इट? आईटी जॉब ही तो सबसे कॉमन है इन आवर यूजुअल एजुकेटेड क्लास. और उसमें कुछ नहीं है, करना तो कुछ नहीं है. we don't do anything, we sit and work. और mental activity बहुत है, thought process बहुत है, so that becomes a major risk factor. और क्या क्या हो सकता है जिससे यंग लोगों में हो रहा है हार्ट अटैक हो रहा है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल कह सकते हैं, लेकिन और क्या क्या हो सकता है? अभी आपने किसी ने पूछा था कोविड अ रिस्क फैक्टर. तो अक्सर हमने पाया है ये कोविड जो है वो बाकी न्यूमोनियाज के तरह नहीं है, और उसमें ब्लड क्लॉट्स होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है. हार्ट में, राइट साइड के हार्ट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस, हार्ट अटैक्स के इंसिडेंसेस काफी ज्यादा है इन एंड आफ्टर कोविड एंड आफ्टर सम कोविड वैक्सीन्स आल्सो. दैट हैज बीन अ लिटिल कंट्रोवर्शियल कि वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. Although India is the luckiest country where there was mass vaccination program, and today you see we can do daily business, है ना. तो हम लोगों ने इजीली उसको एक्सेप्ट किया एंड वी न्यू दैट इट प्रोटेक्टेड अस. उसी की वजह से आज इंडिया में सारा सब कुछ नॉर्मलाइज्ड है. नहीं तो ऐसी कई सारी कंट्रीज है अभी भी कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा है. तो वी इंडियंस हैव, आई कैन से दैट वी हैव ओवरकम द कोविड. जो भी मेन था वो ओवरकम हो गया है. तो कोविड के बाद हो सकता है कुछ महीने में, हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने तक, वो भी सीवियर कोविड है तो बहुत ज्यादा कोविड की सीवियरिटी ज्यादा है, उसमें होता है. माइल्ड कोविड में अक्सर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू क्लॉट्स ज्यादा नहीं होते. हाँ, तो एक यंग एज में कोविड है, स्पेशली सेकेंड वेव में कोविड वाज रियली बैड. इट लेड टू अ लॉट ऑफ मोर्टेलिटी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस. और उसके बाद वो डिलेड फंगस, डार्क ब्लैक फंगस की वजह से भी हुआ था. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. If you ask me, let us understand what this atherosclerosis is. हम जो इसको atherosclerosis कहते हैं ना,
वो क्या है वो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो नीरज जी, मुझे जो मेरा दूसरा ये है ना, उसको भी आप अगर Yes, ये करें। I'm doing. I'll just share a few images. So I couldn't get to the place where I could actually make a presentation, but I'll share you some images. Okay. So can everybody see? Everybody is able to see, right? Yes. Wonderful. So I've just pulled up an image here, a bigger part of the image. You can see that, right? On the right side. So you can see, ये जो है ना right side को, ये क्या है? Artery है, correct? राइट साइड को जो है वो आर्टरी है, मतलब अपनी खून की रक्त नलिका है। तो ये रक्त नलिका है, उसमें एक मसल का लेयर होता है जो उसको इलास्टिक बनाता है ना, इट कीप्स इट इलास्टिक। जैसे ब्लड आता है तो फैल जाता है और ब्लड निकल जाता है, फिर से कोलैप्स होता है। सो देयर इज सम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। उम्र के हिसाब से हमारी इलास्टिसिटी वेसल्स की कम हो जाती है, वो ज्यादा स्टिफ होने लगते हैं, और उसी की वजह से जैसे ब्लड आता है, बिकॉज इट डज नॉट एक्सपांड, द ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो गई। हाँ, उसके अलावा आप देखेंगे कि अपने ब्लड वेसल्स में एक इनर लेयर होता है जो थिन लेयर होता है। नॉर्मली यंग एज में बहुत क्या कहते हैं, पतला होता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, टीनेज में देखना, सेकंड इसमें मैं यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना नीरज भैया? Yes, sir, visible. हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो वो थिकनेस बढ़ गई। फिर आप अगर और थोड़ा देखेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ के बढ़ के बढ़ के बड़ा हो गया। तो ये जो वेसल की डायमीटर है, ये डायमीटर को नैरो करने लगा और खून को जाने का रास्ता कम करने लगा। तो जैसे जैसे बढ़ते गया वो रास्ता कम हो गया। हाँ, आमतौर पर ये जो प्रोग्रेशन है ये लीनियर प्रोग्रेशन कहते हैं, मतलब धीरे धीरे उम्र के हिसाब से जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा हार्ट के आर्टरीज में, अन्य भी आर्टरीज में, ब्रेन के भी आर्टरीज में, किडनी के भी आर्टरीज में, सारी मेन आर्टरीज में है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा शुरू हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप देखो, आप जैसे घी वाला बर्तन है, तो घी वाले बर्तन में कैसे होता है, आप घी भले ही निकाल दो, वहां पे चिकनापन तो रहता है, निकलता नहीं है ना। तो वैसे अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा चिपकने लगता है, एक लेयर चिपक गया, दूसरा लेयर चिपक गया, ऐसे ऐसे करके वो वेसल को नैरो बना देता है और ब्लड सप्लाई को कम कर सकता है। तो ये हो गया लीनियर प्रोग्रेशन। लेकिन नेचर इज नेवर अ लीनियर प्रोग्रेशन। ऐसे तो नहीं होता है ना कि बारिश आ गया तो थोड़ा थोड़ा आ गया बारिश, फिर धीरे धीरे बढ़ गया, और फिर एकदम ज्यादा हो गया, और फिर धीरे धीरे कम हो गया। तो नेचर ऐसे मानता नहीं है कि धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए, अभी कुछ बारिश नहीं तो और एकदम से बारिश आ गई, ऐसे होता है ना, करेक्ट? तो वैसे ही ये जो ब्लॉक्स का डेवलपमेंट है, इट इज नॉट नेसेसरली अ लीनियर प्रोग्रेशन। 5% था लास्ट ईयर, अभी आज 10% हो गया, 10 साल बाद 50% होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं। हाँ, so there are times when the block was just 20-30% and suddenly the person has heart attack. Are you getting it? कि अरे कुछ तकलीफ ही नहीं थी, क्योंकि जब तक ब्लॉक 70% तक नहीं होता है तो किसी को कुछ तकलीफ होती नहीं है, वो सारा एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो अफेक्ट करता नहीं है। तो जब 70% से ज्यादा होगा तभी तकलीफ होगा। लेकिन क्या होता है कि 20% 30% ब्लॉक है तो पता भी नहीं चलता है, और अचानक चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, हॉस्पिटल को दौड़ के जाओ, कभी कभी जान भी चली जाती है। तो ये जो हार्ट अटैक्स है, इसकी वजह क्या है? तो आप देखोगे इस डायग्राम में आगे कि अचानक वो ऊपर का जो लेयर है, फैट के ऊपर का जो कवरिंग है, वो अगर बहुत पतला है तो वो फट जाता है, और वो फटने से अंदर का जो फैट लेयर है वो खून को एक्सपोज होता है, तो खून जो है उसको वो फैट दिखने लगता है। तो जैसे ही वो फैट दिखने लगता है तो उसमें ब्लड क्लॉट तैयार हो जाता है। इट इज लाइक द वेसल, द ब्लड इज नॉट सपोज टू सी एनीथिंग अदर देन द वेसल। अपने वेसल की जो पेशियां हैं उसके अलावा उसको और कुछ देखना अलाउड नहीं है, और जैसे उसने फैट को देख लिया तो उसको लगता है, खून को लगता है कि मैं ब्लड वेसल से बाहर आ गया हूं, अभी ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग रोकना चाहिए, तो क्या करता है, तुरंत ये हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो ये गॉड ने दी हुई नेचुरल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ताकि ब्लीडिंग ना हो,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता कहाँ पे है वो क्लॉट? हार्ट के अंदर, हार्ट के आर्टरीज के अंदर होता है, जहाँ पे ब्लीडिंग की तो संभावना होती नहीं है। उसकी वजह से, क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो पूरा एकदम जाम हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो हार्ट अटैक के क्या लक्षण है? व्हाट आर द साइंस ऑफ हार्ट अटैक? चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस, जो सीना है, सीने का सेंट्रल पोर्शन है, हार्ट हालांकि थोड़ा लेफ्ट साइड को है, हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड को है, लेकिन सेंट्रल पोर्शन जो है उसमें हैवीनेस होता है, नंबर वन। उसके अलावा रेस्टलेसनेस बहुत होता है, आदमी बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है। सो दैट इज अनदर थिंग। हाँ, कई बार पसीना आता है, कई बार मचलन आती है, ऐसे होता है कि लोगों को लगता है मुझे एसिडिटी ज्यादा हो गई और लोग हॉस्पिटल में ईसीजी कराने नहीं जाते। हाँ, तो कुछ भी चीज है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मचलन भी ज्यादा है, पसीना भी बहुत आ रहा है, बहुत अनयूजुअल है, तो इमीडिएटली तुरंत हॉस्पिटल जाके ईसीजी निकालना चाहिए। उसमें देरी करने से जान पे खतरा आ सकता है। ओके, गेटिंग दैट राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट आई वांट टू से, कि एक जो है वो लीनियर प्रोग्रेशन, जैसे धीरे धीरे बढ़ गया और फिर अचानक वो फूट के वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया और हार्ट अटैक। सो दैट इज वन। नाउ ये जो लीनियर प्रोग्रेशन है, ये लीनियर प्रोग्रेशन जो है वो कई चीजों से आपने जैसे बताया उससे होता है ना। कि कौन सी चीजें आपने बताई? ब्लड प्रेशर बताया है ना, फिर क्या बताया? शुगर बताया, फिर किसी ने स्मोकिंग बताया, फिर आपने बोला कि ओबेसिटी या बैड फूड, जंक फूड, उससे होता है। ये तो है, नॉन रिस्क फैक्टर्स है। आई एम सो प्लीज्ड कि आपने सब एलाबोरेट कर दिए, तो इट मींस एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। जो इंपॉर्टेंट आपने बोला वो क्या था? कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि अरे कुछ करते नहीं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई बार हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। इसलिए कहते हैं लोग कि रोज एक्टिव रहना है, शांत बैठना नहीं है, जूम पे भी ज्यादा देर नहीं बैठना है। हाँ, एक्टिव रहना है। जूम पे भी बैठेंगे तो क्या करना है? एक्सरसाइज करते करते जूम देखो, एक्सरसाइज करते करते म्यूजिक देखो। तो जो भी स्पेयर टाइम है उस समय एक्सरसाइज करना चाहिए। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज एक्सरसाइज विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्ट अटैक्स, वन फ्रॉम प्रोग्रेशन ऑफ हार्ट डिसीज। जो भी ब्लॉक्स है उसके प्रोग्रेशन में मदद करेगा, क्योंकि उससे सारा ही शुगर बीपी सब ठीक हो जाता है एक्सरसाइज करने से। हाँ, तो ये तो बराबर बताया आपने। जेनेटिक टेंडेंसी है, किसी को बहुत ज्यादा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, आइदर थ्रू कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी, उनको भी ब्लॉकेजेस आने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इनवेरिएबली फैमिलीज में जैसे डायबिटीज रन होता है, बीपी रन होता है, वैसे हार्ट डिसीज भी रन होता है कई बार, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो ये तो हो गया ग्रेजुअल स्टडी प्रोग्रेशन। तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? ग्रेजुअली, जैसे मेरे फैमिली में किसी को शुगर है तो मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ क्या शुगर होना? हाँ, कई कुछ हद तक कर सकते हैं, अगर हमने प्रिकॉशंस लिए तो कर सकते हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? जिसको हम कहते हैं ना, क्रॉनिक प्रिवेंशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज। मतलब लंबे समय तक हमें हार्ट डिसीज ना हो, इसलिए हम कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं। सब लोग हैं ना यहाँ पे? आर यू ऑल लिसनिंग? Yes, sir. ओके, सो आई स्टॉप शेयर नाउ, लेट मी सी। मानसी जी, सौम्या जी, वंडरफुल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, ये सब तो जरूरी है, वो तो करना ही है। एक्सरसाइज करना चाहिए। जीन्स को हम बदल नहीं सकते, वो है, लेकिन हम ये प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो चार चीजें हैं, वो करने से कई कुछ हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, जो हार्ट डिसीज होने वाला है उसको प्रिवेंट कर। जीन्स को बदल सकते हैं क्या हम? नहीं बदल सकते। हमने तो जन्म लिया तो जीन्स तो नहीं बदलेगी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हम बदल सकते हैं थ्रू डूइंग दीज थिंग्स। सो जो किसी ने भी नहीं बोला एक हार्ट डिसीज या इवन हार्ट अटैक्स का जो कारण है, किसी ने भी नहीं बोला वो लैक ऑफ गुड स्लीप है ना। Nobody mentioned this कि lack of good sleep is the reason of having heart attacks. लेकिन आपको पता है जो भी नाइट ड्यूटीज करते हैं उनमें हार्ट अटैक आने का बहुत ज्यादा चांस है। कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटीज पे लगे रहते हैं। डिस्टर्ब्ड स्लीप इज द मेन रीजन फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द बॉडी, है ना। एलिमेंट्स जो भी है ना, वो सब की जो पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो डिस्टर्ब स्लीप है। कई बार ऑब्वियस डिस्टर्ब स्लीप नहीं होती है,
लेकिन डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है। और स्लीप इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑल्सो। जैसे नींद अच्छी है और पाचन अच्छा है तो आपकी सेहत, तंदुरुस्त होना एकदम बिल्कुल होना ही है। हाँ, उसमें कोई पर्याय नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन that your health is going to be abnormal if you have a good sleep and good digestion, because the first thing that affects, if one of these things go wrong, anything else goes wrong, is either sleep will get disturbed or digestion will get disturbed. It is impossible कि हम exercise नहीं कर रहे और sleep और digestion बिल्कुल ठीक, कुछ भी exercise नहीं कर रहे। हाँ, it is impossible कि हमें blood pressure नहीं आएगा, sugar नहीं आएगा। It is impossible कि हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। अगर स्ट्रेस में आते हैं तो पहला डिस्टर्बेंस जो है वो स्लीप और डाइजेशन में हो जाता है। एग्रीड? एवरीबॉडी एग्रीज? एक थम्स अप? यस, लेट मी सी अ थम्स अप। परफेक्ट। ओके, सो स्लीप क्यों है इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल वेलबींग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बॉडी है उसको रिफ्लेक्ट करती है। और स्लीप हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू फॉलो। बाकी सब चीज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, या मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नींद अच्छी तरह से ले लेते तो काम खत्म। कई बार ऐसे कहते कि अरे नींद कैसे आएगा, नींद कैसे आएगा? यस, हाउ यू स्पेंड योर डे विल डिटरमाइन हाउ योर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज। तो जरूरी है। तो नींद आने के लिए, बढ़िया आने के लिए क्या करना चाहिए आपको लगता है? नींद बढ़िया आने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नींद की गोली के अलावा सडनली आपको बोलो कि नींद बढ़िया आने के लिए नींद की गोली ले लो, आपको क्या लगता है आप क्या करते हो जिससे नींद अच्छी आती है? मेडिटेट बिफोर स्लीपिंग, टेक गुड फूड, यस, और अवे फ्रॉम मोबाइल, वंडरफुल, और वॉक, परफेक्ट, वर्किंग एक्स्ट्रा, ओके, एक्सरसाइज, करेक्ट, वर्किंग, डूइंग मोर वर्कअप, एक्सरसाइज, वेरी नाइस आंसर्स, है ना, बहुत जरूरी है। देखो, our body is needs both reading before you sleep, okay, so sleep hygiene करके है, if you google it about sleep hygiene, you will get a lot of information. Look, we are never interested in sleep, है ना? stop caffeine intake, take milk before sleep, wonderful, बहुत अच्छा, वंडरफुल। तो हम नींद के बारे में इतना सोचते क्यों नहीं है? जिसको नींद की परेशानी है वही सोचता है, लेकिन बाकी कोई नहीं सोचता है। माइनर डिस्टर्बेंसेस को हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें क्या लगता है नींद मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, उससे कुछ आउटपुट ही नहीं है, ना पैसा मिलता है, नहीं कुछ नहीं, सो रहे, है ना? बट आवर एंटायर डेज आउटपुट इज हाउ गुड आवर क्वालिटी ऑफ स्लीप। सो वी शुड पे अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन as to how we can relax and how we can go to sleep, go early to sleep, है ना? तो whenever you spend time in the day, अगर आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है तो इट विल क्लाइम ऑन इन द नाइट। मन में अगर बहुत ज्यादा परेशानी है, उलझन है, बहुत सोच विचार है, तो वो रात की नींद को खराब करने वाले हैं। हाँ, तो वो विचारों को कम करने के लिए, और जो भी हम एक्शंस लेते हैं, एक तो विचार और दूसरे एक्शंस, जो भी एक्शंस लेते हैं उससे भी, या इंटरैक्शंस है उसके भी इंप्रेशंस हमारे मन पे पड़ते हैं, वो बहुत स्ट्रांग इंप्रेशन है तो नींद नहीं आएगा। जैसे एग्जाम है और बहुत टेंशन है एग्जाम का, तो नींद नहीं आता है। लेकिन एग्जाम हो गया, बढ़िया एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, बढ़िया आ गया, फिर नींद एकदम आने लगता है, फिर कोई प्रॉब्लम। सो व्हेन योर माइंड इज डिस्टर्ब यू डोंट गेट गुड स्लीप। एंड हाउ टू कीप योर माइंड away from disturbance? So there is a secret of keeping our mind away from disturbance, और बहुत जरूरी है, and that can happen only through our breath. हमारे सांस के द्वारा ही हम मन को शांत रख सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। माइंड को अच्छा रखने के लिए, शांत रखने के लिए परफेक्ट वर्किंग वे इज ओनली थ्रू आवर ब्रेथ। तो जो भी प्राणायाम होते हैं, बाय जस्ट डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, द नंबर ऑफ थॉट्स दैट हिट अवर हेड एवरी नाउ एंड देन बिकम ट्रेमेंडसली लेस। कम हो जाते हैं थॉट्स जो है,
and mind is more relaxed, वो है. So that is number one. No? So that is during the day. तो आप कहेंगे रात में सोने से पहले प्राणायाम करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या, प्राणायाम से वेकफुलनेस भी बढ़ता है, विचार भी कम होंगे, लेकिन यू विल बिकम मोर अवेक ऑल्सो. तो स्लीप नहीं आएगा. नींद आना मतलब तमस को बढ़ना है. शरीर में सत्व, रजस, तमस ऐसे 3 गुण होते. तत्व मतलब खुशी है, एंथुजियाज्म है, जॉय है, उसको सत्व गुण कहते हैं. रजस मतलब एक्टिविटी है, दौड़ भाग है, जो हम दिन भर करते हैं ना. जैसे सुबह उठ के इतने फ्रेश हो गए, दैट इज ऑल सत्व. फिर दिन भर दौड़ भाग कर रहे हैं, अभी बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्टिव है ना. हाथ हिलाओ जरा, हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिलाओ. मूव योर हैंड्स. अपर्णा जी जो भी वीडियो ऑन नहीं किए वो भी हाथ हिलाओ. तो दिस इज व्हाट एक्टिविटी. एक्टिविटी इज व्हाट रजस है ना. So that is also necessary. फिर शाम को as evening comes in, automatically the body wants rest and it will start becoming quiet. Our metabolism also becomes a little slow in the evening, and then our body wants to take rest also, है ना. तो that is a natural thing. इसको ब्रेक होने के लिए विचार, अन्न, ये 2 चीजें बहुत ये करते हैं. सो मेंटल स्ट्रेस, जो भी विचार आते हैं, जैसे हमारे एक्शन है, आपने लिखा था ना, कर्मा हैव आल्सो अफेक्ट. गुड कर्मा विल टेक अवे द डिस्टर्ब माइंड, मेक अस हैप्पी. लोगों को आप मदद करोगे तो मन में एक सुकून आ जाता है, वो सुकून भी हमें रिलैक्स कर देता है. तो इलेक्टिवली डूइंग इट, कैसे उसको आदत डालना है ना, कि हमें दूसरों की मदद करने की आदत नहीं है. हमेशा मन को क्या आदत है कि खुद की मदद करो, मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है, इसमें हम उलझे रहते. तो अगर हम दूसरे को हम कैसे मदद कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में उसका सोचेंगे कि 2 अगर किसी से बात करो, उसको अच्छा लगता है तो मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगी. हाँ, 4 मिनट बैठ के उनको थोड़ा तसल्ली हो जाए तो क्यों नहीं करे हमारे 4 मिनट. ऐसे करके हम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, तो मन शांत होने लगता है. हाँ, द सेकेंड थिंग इज फूड. तो फूड में आपने ऑलरेडी कॉफी वगैरह वगैरह बताया. स्टिमुलेंट्स लेंगे, स्पेशली शाम को लेंगे, तो नींद तो नहीं आएगा. तो स्टिमुलेंट्स को कम करना है वो, दैट इज नंबर 1. अदर थिंग इज, इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड विच इज स्पाइसी फूड, फिर भी नींद नहीं आएगा. तो नींद आने के लिए थोड़ा सा यू नीड फूड विच कैन सेटल डाउन एंड विच विल मेक यू गो टू बेड नाइस एंड पीसफुल. बहुत हेवी खाते तो रात में क्या होता है, डाइजेशन जो है वो चलता रहता है, फिर नींद होती है, लेकिन वो ऐसे ग्लानी में आ जाती है. बहुत ज्यादा खाने के बाद में आने वाली नींद जो है ना, वो ग्लानी होती है, वो नींद नहीं, हेल्दी नींद नहीं है. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. बहुत खाने से, है ना, स्पेशली शुगर पेशेंट है, शुगर बढ़ने से सो गए, वो ग्लानी है, वो अनकॉन्शियस स्टेट है. स्लीप इज नॉट एन अनकॉन्शियस स्टेट, इट्स अ कॉन्शियस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. हाँ, सो खाना भी खाना है तो लाइट खाना है और अर्ली खाना है. नींद लेटने से पहले खाएंगे तो डाइजेशन की वजह से नींद नहीं आएगा. कॉफी और ये सब अवॉइड करो. और मिल्क जो है वो मिल्क लेना है. मिल्क में अगर खसखस डालते हैं, हाँ, इफ यू पुट खसखस इज कॉल्ड व्हाट, नीरज भैया? आई थिंक एवरीवन नोज खसखस ना, जो शरबत बनाते हैं और ठंडा सा रहता है. हाँ, खसखस वही है ना. इट इज एन ओपियोइड थिंग ना, जो या है. हाँ, जो वो सफेद डिटेक्ट कलर का करता होता है. है, देखो, कई बार हम दिवाली वगैरह के स्वीट्स में डालते हैं वो पोस्टा दाना. ओके, तो वो जो है उसमें सेडेटिव क्वालिटी है. तो मिल्क में ट्रिप्टोफैन है, which also induces an hormone which induces sleep. It's called serotonin. So tryptophan से conversion serotonin होता है, और serotonin is something which induces sleep. S for serotonin and S for sleep. तो उससे नींद अच्छा आता है. ठीक है, और डाइजेशन अच्छा रखो, मन में विचार मत रखो, एक्सरसाइज, एक्टिव रहो दिन में, और बहुत ज्यादा सोचना नहीं, लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेना है. बस हो गया, अभी आज का दिन खत्म हो गया. कल जितना भी टेंशन है वो रात में जगने से तो नहीं होने वाला है, तो कल करें. आज कुछ भी टेंशन या वरी कॉपी सीट जा करें तो नहीं करेंगे. ठीक है, सो दैट इज नंबर 1. सो स्लीप इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, एंटायर गुड हेल्थ. कच्ची नींद क्यों होती है कुछ लोगों की? अच्छा, इजीली टूट जाती है वो. हाँ, वो इजीली टूटने लायक आप एटमॉस्फेयर रखना नहीं चाहिए. बच्चे देखो, बच्चे नेचुरली कुछ भी करो, कुछ नहीं ये करते, उठते ही नहीं है. स्लीप इज वेरी क्रिटिकल.
बच्चे जो है बिल्कुल उठते नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पड़ा हूँ, मेरे आजू बाजू में लाइट चल रहा है क्या, आवाज चल रहा है क्या, कुछ नहीं, वो नींद में रहते। सो दे सरेंडर देमसेल्व्स टू स्लीप। निद्रा को भी देवी बोला है ना, निद्रा को देवी बोला। इट्स लाइक द गॉडेस ऑफ स्लीप embraces us at night, isn't it? तो इसलिए उसको देवी बोला है। देखो हम सुखी है दुखी है फिर भी नींद में एक ही है ना? या खुशी लोगों की कुछ लोगों की नींद अलग है, दुखी लोगों की नींद अलग है, ऐसे कुछ नहीं है। सो स्लीप एम्ब्रेसेस एवरीबॉडी, हैप्पी अनहैप्पी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, जो भी है हर एक को स्लीप मिलती ही है। हाँ, सो साउंड स्लीप एंड अनइंटरप्टेड स्लीप होने के लिए कुछ टिप्स है क्या? So there is no one way of saying that you can have an uninterrupted sleep, but we can find out all the factors that stop us from having an uninterrupted sleep, and overall अगर correct करते हैं तो sleep अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हमने already अन्न के बारे में बोला, physical activities के बारे में बोला कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टाइमिंग के बारे में बोला, कुछ डाइटरी टिप्स जो है जिससे हम स्लीप इंप्रूव कर सकते हैं ये बोला, है ना? उसके अलावा इफ यू आर ओवर एम्बिशियस then it is very unlikely that you will be able to sleep. हाँ, ओवर एम्बिशन इसका मतलब एम्बिशन रखना ही नहीं है तो भी स्लीप नहीं आएगा। कितने लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, कुछ नहीं करना है फिर भी नींद नहीं आती है। समझ में आ रही है ना बात? तो टू मच ऑफ ओवर एम्बिशियसनेस एंड टू मच ऑफ नॉन एम्बिशियसनेस बोथ विल नॉट। तो कुछ एक्टिविटी रखना है जिंदगी में, कुछ गोल रखना है, लेकिन नॉट गेटिंग कैरिड अवे बाय दैट गोल। हाँ, फिक्स्ड एक रखो गोल और उसको पकड़ के सीधी तरह से काम करो। 10 चीजें कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, दिमाग में इतना चल रहा है तो नींद नहीं आएगी। हाँ, अच्छा, नॉन वेज फूड खा सकते हैं क्या? वेल, हेल्थ के लिए या सेहत के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड के कई सारे ड्रॉबैक्स ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब है खाना है नहीं खाना है वो इंडिविजुअल चॉइस, इट्स एन इंडिविजुअल एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस, and we should look at that choice whether non-vegetarian food is really necessary for my body or it is necessary for my taste buds, है ना? तो अगर सिर्फ टेस्ट बर्ड्स के लिए खा रहे हैं तो और भी कितनी सारी टेस्टी चीजें हैं वो खा सकते हैं जो हेल्दी भी हो सकती है ना? दो नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट समथिंग विच इज द बेस्ट थिंग टू ईट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट, and the more it stays in the stomach, the more toxins it will produce in our body, जिनको क्लियर करने के लिए अपने बॉडी को एनर्जी यूज करना पड़ता है। हाँ, तो प्रेफरेबल है कि नॉन वेजिटेरियन फूड टोटली अवॉइड करें, तो दैट कीप्स आवर हेल्थ हेल्दी साउंड एंड हैप्पी। अगर आप हैवी कुछ भी खाओ तो आप वो जिसको नींद नहीं, हेल्दी नींद नहीं कहलाते, वो तो ग्लानी में चले जाते। ज्यादा बहुत ज्यादा खा लिए ना तो ग्लानी, बहुत स्पाइसी खा लिए तो नींद भी हो गई ग्लानी में, लेकिन पेट में रात भर मचलन है तो सुबह उठने के बाद भी डिस्टर्ब हो गए। तो दैट इज नंबर 1। तो स्लीप पे ध्यान रखो। फिर रूम जो है वो रूम क्लीन रखना है। जैसे शाम होते हैं 1 घंटा पहले से ही लाइटिंग डिम करना है। अभी कई बार ना देखो आप आपके मोबाइल्स है उसमें भी बेड टाइम मोड है ना? देखा आपने? मोबाइल में हुक, वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू आवर मोबाइल्स। इवनिंग में भी छोड़ते हैं, अभी मैसेज आ रहे हैं और वो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो वो नोटिफिकेशंस पहले तो सब ऑफ करने और सब व्हाट्सएप को म्यूट कर दो। जो हर एक हमारे ग्रुप से ना उसको म्यूट करो ताकि बार बार टुई 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 आवाज नहीं करे। बीच में रात में ही शुरू हो जाता है टुई टुई टुई, तो नींद कैसे आएगी? हाँ, तो अभी बेड टाइम लाइटिंग होती है, जैसे मोबाइल में भी है ना, डिमिंग होता है, इवनिंग डिमिंग होता है, इतना कि जैसे आप नाइट चार्जिंग के लिए लगाते हो मोबाइल ना, अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चला जाता है। इसका मतलब है यू वुड गेट लेस इंटरेस्टेड बिकॉज इट इज नॉट कलर। आप देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, अभी सोने का टाइम आ गया। तो वो क्या हो गया, इवन थ्रू सॉफ्टवेयर यू आर क्रिएटिंग अ रिफ्लेक्स दैट इट इज अ टाइम टू स्लीप। क्योंकि आजकल कैसे हो गया कि बाहर दिन है रात है कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप लाइट लगा लो तो देयर इज अ कांस्टेंट स्टिमुलेशन, देन द ब्रेन डज लूजेस दैट रिफ्लेक्स की शाम हो गई है, अभी अंधेरा आ गया है ना। इमेजिन करो 200 साल पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो शाम हो गई तो अंधेरा हो जाता था, लोग शाम को ऐसे कूल डाउन फेज में जाते थे, थोड़े गप्पे लगाते थे, आउटडोर काम तो ज्यादा पॉसिबल नहीं होता था, या खेती खेती तो पॉसिबल नहीं होती थी रात में, तो अपने आप वो रिलैक्सेशन जोन में जाते थे। तो वो रिलैक्सेशन जोन हमें तैयार करना। Why I'm emphasizing so much on sleep is if you can take care of your sleep properly, बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाती, स्ट्रेस कम हो जाएगा, खाने का सब ठीक हो जाएगा, है ना, बाकी भी रिस्क फैक्टर्स जो है वो सब ठीक हो जाएंगे। तो स्लीप पे ध्यान देना, शाम को नाइट डिमिंग करना, बोलना कोई डिस्टर्ब ना करे, जाने आने वाले डिस्टर्ब नहीं करे, बेडरूम में आपको उठाए नहीं,
या अलार्म लगा के बैठे या और कुछ लगा के बैठे, ऐसे नहीं. That is one thing that disturbs sleeps. Then is your what do you say, hooking on to your either your mobiles or your TV serials or Netflix serials. ये सारी चीजें वो कैसे है, दे आर वन आफ्टर अनदर. अभी लगता है कि नहीं अभी ये देख लेते, अभी ये देख लेते, खत्म करके सो जाएंगे आज. तो वो करने से क्या होता है, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग अवर स्लीप. और वो जो क्रूशियल इनिशियल रिफ्लेक्स हमारे मन में डेवलप होने वाला है, ये मेरा स्लीप का टाइम है, वो चला जाता है. तो हम अगर हमारे स्लीप को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म हेल्थ रहना बड़ा मुश्किल है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. दूसरा आपने ऑलरेडी पूछा, वो है फूड और डाइट. तो डाइट, हेल्दी डाइट लेना चाहिए जो वेट करेक्टेड. नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अगर आपका वेट सही है, वजन सही है, बॉडी मास इंडेक्स सही है, तो आपको वेजिटेरियन हेल्दी डाइट खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं. अगर आपका वजन ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, तो आपको कैलोरी करेक्शन करना पड़ेगा. इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स को कम खाना पड़ेगा, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, शुगरी फूड्स को सब कम करना है. हर अन्न का एक एक गुण होता है. सात्विक गुण होगा, राजसिक होगा, तामसिक होगा. हाँ, जैसे चीनी है ना, चीनी, शुगर. अगर बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो रेस्टलेसनेस आ जाता है सिस्टम. स्पेशली सल्फर शुगर होता है ना, इसलिए चीनी नहीं खाना चाहिए, व्हाइट शुगर. यू शुड टेक जैगरी और एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर. कई सारे शुगर्स आते हैं, गुरुदेव हैज ऑलरेडी टोल्ड अबाउट. तो शुगर इज नॉट गुड, वो रेस्टलेसनेस लेके आएगा. कॉफी, टी, ये सारे जो है वो स्टिमुलेंट्स है. तो आप शाम को ले लोगे तो वो स्टिमुलेंट से पूरा गड़बड़ हो सकता है. लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे चाय पीने के बाद भी नींद आती है अच्छी. तो इसका मतलब उनको शुगर है और शुगर लेवल बढ़ रहा है और वो ग्लानी में चले जा रहे हैं, उसको नींद नहीं कह सकते. बिकॉज टी इज अ स्टिमुलेंट. ठीक है, वो सारे स्टिमुलेंट्स अवॉइड करेंगे. दैट इज अबाउट डाइट. वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए. दिव्यांश, इफ यू वांट समथिंग यू कैन ऑलवेज अनम्यूट एंड आस्क, और यू कैन पुट इट इन द चैट. हाँ, तो आफ्टरनून स्लीप, सो ऐसे कई सारे सवाल आएंगे. यू कैन ऑलवेज गूगल एंड फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट वन फॉर. ऐसे कहते हैं कि आफ्टर सम एज आफ्टरनून स्लीप में बी नेसेसरी. एक 40-50 के बाद आधा घंटा शॉर्ट नैप लेना चाहिए. वो भी अगर आप योग निद्रा कर सकते तो वो सबसे बेहतर है. बिकॉज इवन आफ्टरनून नैप डज नॉट रिचार्ज एज मच एज योग निद्रा. तो आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट है तो नीरज भैया को बताना, वो आपको योग निद्रा के बारे में बोलेंगे. और हम जब सुदर्शन क्रिया सीखते हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम में, तो उसका कई बार हम इस्तेमाल भी करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑल्सो. या व्हाट इज योग निद्रा? Yoga Nidra, yes. Yoga Nidra is a very special form of sleep. Nidra is sleep, Yoga Nidra is special form of sleep, where by just paying attention to some parts of the body, our mind relaxes and we flip into sleep. मतलब उसमें हम जैसे गड्ढे में फिसल के गिर सकते हैं, वैसे नींद में हम एक्सीडेंटली गिर जाते हैं और पता ही नहीं चलता है, सो गए. वंडरफुल ना? इसको योग निद्रा कहते हैं. एंड रिचार्जेस अस मच मोर देन नॉर्मल स्लीप. उसको आफ्टरनून टाइम में योग निद्रा कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज अ लॉट अबाउट स्लीप. बहुत ज्यादा स्लीप का सेमिनार हो जाएगा नहीं तो ये. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. और डाइट, ठीक है, हेल्दी डाइट जो सात्विक अन्न है और बहुत लेट नहीं खा रहे वो करना है. दैट इज नंबर 2. देन रेगुलरली डूइंग प्राणायाम, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यू टेल मी, प्रिवेंटिंग हार्ट डिसीज में फूड हो गया. I fall asleep after meditating. That's okay. Yeah, that's fine. तो फूड हो गया, स्लीप हो गया. उसके बाद जो हमें जरूरी है, जो स्लीप है वो एक्टिविटी के बिना होती नहीं है. तो एक्टिविटी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ स्लीप ओनली. मतलब दिन भर की एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्लीप. सो वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्लीप. सेकेंड इज डाइट और एक्सरसाइज. And diet. Second is diet. Third is exercise, regular exercise. Be an exercise fan. ऐसे हम कहते हैं नहीं मुझे एक्सरसाइज नहीं लगता. नहीं नहीं, ऐसे कहना है. नहीं लगता है तो भी मुझे एक्सरसाइज बहुत लगता है, मैं तो डेली एक्सरसाइज करती हूँ. ऐसे हमें ये करना है. ठीक है, दैट इज नंबर 3. एंड नंबर 4 इज मैनेजिंग अवर माइंड, मैनेजिंग अवर स्ट्रेस ऑफ द माइंड. ये करते हैं तो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन. नहीं, टेक लाइफ इजी. ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना, ऐसे नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं. लाइफ को सीरियसली तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, लेकिन कुछ करना नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं करना है. सो दैट इज नंबर 4. स्लीप, दैट गिव्स यू गुड रेस्ट. डाइट, एक्सरसाइज एंड
स्ट्रेस फ्री माइंड और टेकिंग स्टेप्स टू मेक योर माइंड स्ट्रेस फ्री, ये 4 चीजें फॉलो करते हैं तो दिस इज द बेस्ट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग अवर लाइफस्टाइल। यही कर सकते हैं और इससे ज्यादा लाइफस्टाइल के तौर पे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये फॉलो करना जरूरी है। जैसे एक्सरसाइज सुना लेकिन करते कभी नहीं है, तो वो फॉलो करना जरूरी है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। आप भले ही मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, वो कुछ काम नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ, लॉट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फ्यूचर एलिमेंट्स। कई सारे एलिमेंट्स है, उसको कर सकते हैं। और एक्सरसाइज किस तरह का करना है, 2 टाइप की एक्सरसाइज होती है, एक तो स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। कौन से है, स्टैमिना बिल्डिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। जो जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं वो ना तो स्टैमिना बिल्डिंग है और नो ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, इनफैक्ट स्टिफनेस बढ़ाता है। तो वेट फिटनेस करना है वो हॉबी करके कर सकते हैं, लाइट वेट ट्रेनिंग करते हैं कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा वजन हो रहा है, उतारे 30 किलो 50 किलो, तो दैट इज हेवी वेट लिफ्टिंग, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी। So anything that is extreme is not healthy. So when even it comes to running a marathon, unless you are very trained, it's not the best thing. Okay, extremes करना बेहतर है। So meditation से लाभ मिल जाएगा क्या? Yes, of course. Meditation and breathing techniques are the best techniques that bring us to our center, that help us become very proficient and getting our system into normal. तो मैंने 4 चीजें बताई जिससे लॉन्ग टर्म हार्ट डिसीज प्रिवेंट हो सकता है। मैंने दूसरा आपको जो बोला कि जो हार्ट डिसीज का प्रोग्रेशन है, हार्ट अटैक का प्रोग्रेशन है, वो ओवरनाइट होता है। कई बार वो ऊपर के ब्लॉक का कवरिंग फूट जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और अचानक हार्ट अटैक आता है। तो वो जो है वो एक अलग फिनोमिनन है और उसको अवॉइड करने के लिए हम कर सकते हैं। तो we should know how to avoid heart attacks also. I'll tell you, there are so many people that, जैसे मेरे पास कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो वो पूछने से पहले मैं ही पूछता हूँ उनको कि अरे तुम्हें हार्ट अटैक क्यों आया, एंड यूजुअली आई विल गेट सम आंसर, है ना। क्योंकि वो लोग पूछते नहीं, ये तो स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग भी नहीं करते हैं, पूरे शाकाहारी है, ऐसे करके कहते हैं, फिर भी हार्ट अटैक कैसे आ गया। तो क्यों आ गया हार्ट अटैक? हार्ट अटैक जो है वो एक लीनियर फिनोमिनन नहीं है ना। जैसे बरसात का सीजन है तो बरसात आएगा, करेक्ट, बरसात का सीजन है तो बरसात आएगा, लेकिन बरसात आएगा इसका गारंटी है क्या? नहीं, बरसात के सीजन में भी कई बार होता है बरसात आता नहीं। वैसे अगर बरसात का सीजन है तो इसका गारंटी है कि बरसात नहीं आएगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, फिर भी बरसात आने के चांसेस है। तो इफ यू ऑलरेडी हैव दिस रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, नो फिजिकल एक्टिविटी, then your chances of having a heart attack or heart disease is higher. heart disease is higher अगर हम एक्सरसाइज या ये जो चीजें वो नहीं करते, तो जो कंट्रोल नहीं करते, तो चांसेस आर, इफ यू हैव देम देन इट इज हायर, इफ यू डोंट हैव देम देन द चांसेस आर लोअर। ये सो जो भी रिस्क फैक्टर है, बट दे डोंट अलोन डिटरमाइन। मतलब मेरे पूरे फैमिली में हार्ट डिसीज है, लेकिन आई एम हैविंग सच अ लाइफस्टाइल दैट आई डोंट हैव एनी हार्ट डिसीज। So that is also a possibility कि ऐसे possible है। तो what is it that makes a heart disease happen? It is just like what makes a rainfall. बारिश कैसे आती है? बारिश में बादल आ जाते हैं, आकाश में बादल आ जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ने लगता है, और बादल आते हैं, और बादल होते हैं, और बादल आते हैं, फिर और गर्मी बढ़ता है, और फिर अचानक से बारिश चालू हो जाती है, हवा बंद हो जाती है, फिर बारिश चालू हो जाती है ना। तो बारिश होने के लिए गर्मी, थोड़ा सा हीट, सो दैट वो ह्यूमिडिटी से क्लाउड सारे एक साथ इकट्ठा हो जाए, फिर नो विंड, क्योंकि विंड है तो क्लाउड्स चले जाएंगे, और एक ऐसे टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर जहाँ पे क्लाउड से वाटर तैयार, जो ऊपर क्लाउड्स में है, तो तुरंत बारिश हो जाती है। वैसे ही हार्ट अटैक के लिए वो जो ब्लड क्लॉट होना है वो बहुत एसेंशियल है। तो उसका ऊपर का कवरिंग ब्रेक होता है तो ही वो ब्लड क्लॉट, और वो कवरिंग किस चीज से ब्रेक हो सकता है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि भले ही आपको जेनेटिक टेंडेंसी है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपने प्रिकॉशन लिए तो आप हार्ट अटैक तो डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हो। या कई बार जो सडनली चले जाते हैं ना, कि मतलब कुछ नहीं, थोड़ा पेन हो गया और वहीं पे कोलैप्स होके चले गए, मतलब मेजर हार्ट अटैक है, उसको आप डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हो। सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक?
by knowing how to prevent an विकास कुमार जी, मानसी, अपर्णा दीदी, सत्येंद्र जी, मनोज गुप्ता जी, अमित परतानी जी, यस राज जी, जैन सर, अमित जी, okay, everybody is here. Okay. So I'll tell you some examples जो मैंने देखे हुए ना, कई बार एग्जाम्पल्स होते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, पेशेंट मेरे पास आ गया, तो मैं पूछता हूँ कि अरे क्या हो गया, तो अक्सर मुझे एक दो ये आंसर मिलते हैं। क्या है कि सर उससे पहले हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया था, या फिर हाउस का शिफ्टिंग था और मैंने सारा उठा लिया, उठा के इधर से उधर ले गए। एक तो थे जिन्होंने बोला आज मैंने वो खेत में काम किया, बहुत 25-25 किलो आज बहुत ज्यादा उठाए और हार्ट अटैक आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यूजुअली काम नहीं करते थे, यूजुअली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे, और एक ही दिन अचानक बहुत ज्यादा कर दिया। The body cannot bear it. There is some amount of elasticity, as I said, in our system, which decreases with age. But अगर बहुत ज्यादा चेंज कर लिया हमने हमारे एक्टिविटी में, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर जो ऊपर का कवरिंग ब्रेक होगा, ब्लड क्लॉट होगा और हार्ट अटैक होगा। करेक्ट? So what? Doing extremes of exercise, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज यूज नहीं और करने लगे, हाँ, बट doing activities and gradually building them to a moderate extension is very good in preventing heart attacks. दोनों सवालों के जवाब मिल गए। एक्सरसाइज करने से, जिम में करने से आ गया हार्ट अटैक और मर गए, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सरसाइज किया। कई बार ये ट्रेनर जो है वो ट्रेन करा करा के थोड़ा और करो, थोड़ा और करो करके करते हैं, तो हमारा अगर टेंडेंसी है उसी समय हमें अगर हार्ट अटैक आना है तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो डोंट डू एनी एक्सट्रीम्स, मॉडरेशन इज नंबर वन। क्या? टू मच एक्सरसाइज, टू लिटिल एक्सरसाइज, दोनों घातक है हार्ट डिसीज के लिए। दैट इज नंबर वन। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? यस, कल्पना जी कह रही है, बराबर है। तो सेकेंड वस्तु, कई बार ऐसे होते हैं कि लोग एकदम रिलैक्स रहते तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, ना हार्ट अटैक आता है ना कुछ होता है। जितने हम रिलैक्स रहते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, तो सारा हो जाता है। दूसरा जो है, वी सडन बाउट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस, दैट कैन आल्सो गिव राइज टू हार्ट अटैक। क्या? सडन बाउट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस कैन गिव राइज टू हार्ट अटैक। आप जानते हो कि एक ऐसे था, मेरे पास एक पेशेंट आया तो हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक। तो हमने देखा, ईसीजी वगैरह निकाला, इको, तो हार्ट अटैक दिख रहा था। हमने एंजियोग्राफी के लिए, एंजियोग्राफी पूरा नॉर्मल था उनका। शी वाज अबाउट 60 और सो, 60 साल उम्र थी उनकी, लेडी थी, फिर भी हार्ट अटैक आया था। और देखा तो एंजियोग्राफी पूरा नॉर्मल है, तो हमने सोचा कि क्या होगा, क्या होगा। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब है जो तनाव से आने वाले हार्ट की मसल की बीमारी, लिटरल ट्रांसलेशन जो उसका है वो होता है तनाव की वजह से। तो जैसे हमने देखा कि फिजिकल एक्सरसाइज कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आर्टरी फट जाता है, वैसे ही मेंटल स्ट्रेस का भी है कि कुछ हद तक हमारा बॉडी सहन कर सकता है, लेकिन अचानक बड़ा स्ट्रेस आ गया तो कई बार हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करता है। तो फैमिली में अचानक कुछ मेजर इवेंट हो जाए तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी रिस्क हो जाता है, जिससे वो दे आर आल्सो एक्सपोज टू द सेम दिस थिंग बिकॉज ऑफ सॉरो ऑफ हैविंग समथिंग, है ना, कि फैमिली मेंबर कोई चला गया, उसकी वजह, उसके ग्रीफ की वजह से, वो मेंटल शॉक की वजह से दूसरे को हार्ट अटैक होगा और चल गए, या किसी फैमिली मेंबर को पैरालिसिस होगा और ग्रीफ की वजह से हार्ट अटैक आ गया रिलेटिव को, वो चले गए। ऐसे होता है। इसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या जापानीज में इसको टाकुत्सुगो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। सो दो चीज, एक्सट्रीम्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्सट्रीम्स ऑफ mental stress, both of them can give rise to heart attack. In about half of the people, थोड़े नहीं, 45% of the people develop heart attack either because severe exercise या severe mental stress. तो दोनों को avoid, मध्य मार्ग को स्वीकार करना है। Another thing that happens is that our blood clots, so dehydration मतलब पानी नहीं पीना, वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है और हार्ट अटैक टू हैपन, और वेसल को टीयर होने के लिए ये हो जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ ऑफ दिस थिंग्स डन। दूसरा, खून अगर डिहाइड्रेशन की वजह से पतला नहीं होता है तो वहां पे ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पानी जो लोग बहुत पीते हैं उनको ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो याद कर करके, आपने देखा हो मैं बैठे बैठे भी पानी पीते रहता हूँ, है ना, यहाँ पे भी बैठा हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ, फिर भी क्या कर रहा हूँ मैं, पानी पी रहा हूँ। तो आप भी जहां पे भी बैठेंगे पानी पीना है,
और बैठे बैठे भी पैर को हिला के थोड़ा पैर को एक्सरसाइज देना है, बैठे नहीं रहना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द बिगेस्ट थिंग। तो बैठे बैठे भी रहो ना, सिर्फ ऐसे पैरों को हिलाओ जैसे रनिंग कर रहे हैं, उतना ही एक्सरसाइज देना है। इंश्योरेंस इज बिल्ट इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट, है ना। अभी भी मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा एक्सरसाइज कर बैठे बैठे, ठीक है, गॉट इट। तो मल्टीपल वेज बाय विच यू कैन प्रिवेंट एन हार्ट अटैक। तो मैंने बोला एक 60-year-old लेडी, तो उनका आर्टरीज नॉर्मल थे, तो मैंने उनको पूछा कि अरे ये कैसे हो गया आपको हार्ट अटैक। तो मैंने पूछा कुछ क्या वजह थी, कुछ घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं था, ये तो नहीं हुआ था। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ मेरे बहू के साथ झगड़ा हो गया, है ना, बहू के झगड़ा की वजह से हार्ट अटैक आ गया। देखो ऐसी नौबत आ सकती है। तो ऐसे कई बार होता है कि स्ट्रेस इज लाइक इट विल ब्रेक योर हार्ट। इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट को ब्रेक कर सकता है। तो ये चीजें अगर फॉलो करते हैं तो मोस्टली हार्ट डिसीज से दूर रह सकते हैं। उसके अलावा यूजुअली जैसे नीरज भैया ने बोला कि ऐसे कि आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज में हम लोग सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। दैट सुदर्शन क्रिया इज सच अ बिग हीलर, क्योंकि हम जितना भी चाहते हैं वी आर नॉट एबल टू गेट टू रिलैक्स, एंड सुदर्शन क्रिया गेट्स अस टू दिस स्पेस ऑफ रिलैक्सेशन। वो रिलैक्सेशन के स्पेस में चले जाते हैं तो पूरी दुनिया फिर ठीक लगती, अच्छी लगती। ठीक है, सो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम नीरज भैया। इट इज एग्जैक्टली 1 hour नाउ, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस देन वी टेक। देखो सत्यवेंद्र सिंह जी तुरंत एक्सरसाइज में लग गए, योगा में। ये हुई ना बात, सिर्फ सुनना नहीं है, करना है। Yeah, it बढ़िया। was really amazing information in such a simple way. Keep scientific facts को कितनी simple and practical way में सर आपने बताया. It's really fabulous and very informative to all of us. And few people have raised some question, and so just I think I will narrate them one by one. एक तो बेसिक क्वेश्चन कई लोगों के मन में, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बिफोर टेकिंग देम टू हॉस्पिटल? मानसी जी ने पूछा. शी इज आल्सो डॉक्टर परस्यूइंग एमबीबीएस. शी हैज आस्क्ड. यू हैव टू अनम्यूट सर. आपका म्यूट है सर. अभी हो गया ना? हाँ, यस यस. तो ऑलरेडी डॉक्टर है। तो देखो हार्ट अटैक आते ही क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। पर सबसे पहले, उससे भी पहले इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है ये आइडेंटिफाई करना, है ना। हार्ट अटैक हो सकता है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है हम मिस कर देते हैं। हार्ट अटैक के सिचुएशन में अगर पहले 4-5 घंटे में कुछ करते हैं तो हार्ट का मसल पूरा सेव हो सकता है और लाइफ नॉर्मलाइज हो सकता है। और एक दिन तक अगर कुछ नहीं किया और हार्ट को परमानेंट डैमेज हो गया तो फिर बाद में कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ हार्ट अटैक। चेस्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट है, विच इज नॉट गोइंग, मचलन है, पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो पहली चीज जो करनी चाहिए वो है ईसीजी निकाल। ऐसे अस्पताल में जाओ जहाँ पे ईसीजी हो सकता है। हाँ, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप खुद कुछ कर सकते हो क्या? मे भी एक एस्पिरिन की गोली ले सकते हैं, अगर घर में एस्पिरिन की गोली है तो वो ले सकते हैं, दैट इज अ गुड थिंग। सॉर्बिट्रेट ऑल्सो में हेल्प, जो सॉर्बिट्रेट की गोली है, लेकिन हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि आप ले लो विदाउट एन ईसीजी। एस्पिरिन तो ले सकते हैं लेकिन बाकी कुछ हम रेकमेंड नहीं करते। ईसीजी होने के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है सॉर्बिट्रेट की गोली लेने से। सो घर पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये हार्ट का हो सकता है और ऐसे अस्पताल में जाना है जहाँ पे हार्ट की ट्रीटमेंट की सुविधा है। यस, वेरी नाइस. एंड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर. कोई मेडिसिन ले सकते हैं क्या एसओएस का हार्ट अटैक होने लगा है? हाँ, एस्पिरिन का गोली अगर घर में रखते हैं तो अच्छा है, एस्पिरिन का गोली ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। Yes. And there was one question also regarding whether non-veg can be taken. So there was one question asked by the participant. हाँ, मेरे ख्याल से नॉन वेजिटेरियन फूड आइडियली बेस्ट अवॉइडेड। नॉन वेजिटेरियन फूड इज बेस्ट अवॉइडेड। अगर लेना है, इनफ्रीक्वेंटली लेना है, that's okay, but that is not for health, it is mainly for the taste, that's all. Yeah, actually ये क्वेश्चन मेरे डिपार्टमेंट से, तो मैं इसको आंसर करता हूँ बेसिकली.
जस्ट Correct. लाइक Because it जैसे is ये आपका पेट्रोल का use हो गया। इंजन जैसा पेट्रोल का इंजन होता है ना किसी कार का, और उसमें हम डीजल डालते हैं तो उसके इंजन पे क्या होता है, ऐसे ही हमारी जो एनाटॉमी बॉडी है, जीआईटी इंटेस्टाइन, वो वेजिटेरियन फूड के लिए बनाया गया है। 6 मीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 3 मीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, 9 मीटर ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंजन हमारी ह्यूमन बॉडी का बनाया गया है वेजिटेरियन फूड के लिए। ये स्पिरिचुअल या रिलीजियस एंगल से नहीं, बट प्योर साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे, तो हमारी बॉडी को बनाया ही वेजिटेरियन डाइट के लिए गया है। पास्ट में जब हमें सर्वाइवल की स्ट्रगल थी, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट अगर अवेलेबिलिटी है तो डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए वेजिटेरियन फूड इज ऑलवेज बेस्ट, और इसकी स्टडीज भी हैं तो वही बेटर है आपके लिए। क्या बात है, ये पहली बार मैंने सुना और बढ़िया है ये। डीजल, पेट्रोल के इंजन में डीजल डालो तो बस गाड़ी गड़बड़ रुक ही जाएगा। बहुत अच्छे। या नॉनवेज लेज के अलावा प्रोटीन्स है, प्रोटीन तो काफी सोर्सेज है, आप गूगल कर लो। तो टोफू या है, पनीर है, कई सारे हैं। ये भी बहुत मिथ है पीपल में, जो अभी क्वेश्चन पूछा इन्होंने, अक्सर बहुत सारे लोगों में है कि वेजिटेरियन डाइट इनसफिशिएंट है प्रोटीन में। ये जस्ट अ मिथ। अगर हम नेचर में भी देखें तो सबसे बड़ी बॉडी वाले जो एनिमल्स हैं, एलिफेंट, वो वेजिटेरियन है। इतनी बड़ी बॉडी, इतनी बड़ी मसल्स कैसे एक्वायर करी उसने अगर वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं है तो। मिल्क बेस्ड प्रोटीन, सोया बेस्ड प्रोटीन, पल्सेस, लेग्यूम्स एंड सो मेनी, सो बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल है वेजिटेरियन डाइट में, कहीं पे डेफिशिएंसी नहीं है। यस, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है ना तो हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, फिर वो पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर, जो बेसिक इंटेंशन था आपने आंसर भी किया है उसको, उसको और थोड़ा सा और रिफाइंड वे में और कर सकते हैं उसको प्रिसाइजली। अक्सर जो इंटेंशन ये था कि यंग लोगों में जो सडनली हार्ट अटैक आ रहे हैं इवन ड्यूरिंग डूइंग एक्सरसाइज या डूइंग सम पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक्यूट एक्टिविटी, जो कार्डियक इवेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या बेसिकली हमें पहले से अपने चीज़ों को क्या देखना है, और उस समय पे ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? हम्म। तो एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सरसाइज से होते हैं कई बार, है ना, बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सरसाइज अवर बॉडी कांट टेक इट, वैसे प्रेफरेबली नहीं करना चाहिए। और करना है तो भी बहुत टाइम देके, बॉडी को स्ट्रेचिंग एबिलिटी बढ़ा के और खुद को लिसन करके कैसे मेरा बॉडी कोप कर रहा है ये देख के ही करना चाहिए। अपने आप नहीं तो नहीं करना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द थिंग्स टू दैट विल हेल्प यू। कि सडन बाउट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है तो प्रॉब्लम है, और दूसरा मेंटल स्ट्रेस हैंडल नहीं करना है तो प्रॉब्लम है। अचानक स्ट्रेस तो किसी की लाइफ में आ सकता है, लेकिन पूरे कोलैप्स हो गए ये तो बराबर नहीं है। हाँ, तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ। तो प्रतीक जी पूछ रहे हैं कि गोली लेनी चाहिए क्या एस्पिरिन की अगर कुछ नहीं है फिर भी। तो प्रिवेंशन के लिए हम नहीं बोलते, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, मतलब अभी तक कुछ हार्ट की तकलीफ हुई नहीं है तो हम एस्पिरिन या ब्लड थिनर्स रेकमेंड नहीं करते। लेकिन जिनको ऑलरेडी हो गई उनको लाइफ लॉन्ग इकोस्प्रिन अभी करंट रिकमेंडेशन है। और दूसरा जो उन्होंने पूछा था वो था, डॉक्टर प्रवीण, आर यू एबल टू अनम्यूट? Yeah, can you hear me? या सो प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी भी पूछ रहे थे कि हाँ, कुछ टेस्ट करने चाहिए क्या रेगुलर इंटरवल पे। नहीं नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए, बेसिक कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर चेक कर लो, और कुछ सिम्टम्स है तो एक्सरसाइज टेस्ट कराना। yes, Dr. Praveen, I think some network issue is there. So Yeah, can you hear me? yes, you are audible. So Dr. Praveen is a pediatrician from Delhi, my close friend and also Heart of Living teacher also. Yes, Dr. Praveen. Hello, sir. Thank you very much for such a wonderful description, such a wonderful presentation. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर कि जो भी फैक्टर्स हार्ट डिसीज को प्रीडिस्पोज करते हैं, क्या हम ऐसे कोरिलेट, अगर हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो वही फैक्टर हार्ट डिसीज को भी डेवलप कर रहे होंगे? क्या ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जितना स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर आता है उतना ही
वही फैक्टर हार्ट डिसीज को भी प्रीडिस्पोज कर रहे होंगे। स्ट्रेस तो कर ही रहा है पर वो फैक्टर भी। हाँ, तो आपका सवाल जो है वो डायरेक्ट कोरिलेशन है क्या उसका स्ट्रेस से? बिकॉज इट इज मल्टीफैक्टोरियल, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं हो सकता। तो एवरीथिंग आर कॉल्ड एनहांसर। एक तो डायरेक्ट अकेले कर हाँ सकता हाँ है, हाँ। दूसरा जो है उसको एनहांस करे। तो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर एनहांसर्स ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट इनिशिएट, नॉट डायरेक्ट, कुड बी डायरेक्ट इनिशिएटर्स आल्सो, बट मोस्टली दे आर एनहांसर। ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसको बढ़ा रहे हैं। Yes. स्ट्रेस को सर हम एक बार और आइडेंटिफाई नहीं कर सॉरी मैं सकते। क्लियर करना चाह रहा हूँ। नहीं, मतलब स्ट्रेस को हम मैं सर इस तरह आइडेंटिफाई से नहीं कर। कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ वो बात सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट डिसीज को प्रीडिस्पोज करते हैं। सेम थिंग लाइफ स्टाइल फैक्टर्स स्ट्रेस को भी प्रीडिस्पोज करते हैं। तो अगर लाइफ स्टाइल हमारी ठीक नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, तो स्ट्रेस ही बढ़ेगा और हार्ट डिसीज के प्रीडिस्पोज होने के चांस भी रहेंगे। तो अगर स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर बढ़ रहा है तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो तो प्रीडिस्पोज करेगा, पर मेरा कहने का मतलब है वो कॉमन फैक्टर होने की वजह से क्या हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कुछ हद तक कि जिसके अंदर जितना स्ट्रेस लेवल है उतने चांसेस कार्डियक इवेंट्स के हो सकते हैं। हाँ, दैट इज परफेक्ट। वो तो है ही। बोथ chronic stress and acute stress can lead to multiple ailments in the body, multiple ailments in the यस body, सर। not हाँ just heart attack। एक सिर्फ हार्ट हाँ अटैक हाँ नहीं हाँ है, हाँ। लेकिन कई हाँ सारी मल्टी चीजें रहता जो है। है वो बॉडी में होती डेफिनेटली हाँ। है। तो आप ऊपर यस से सर। देखोगे कि ऊपर से हेडेक, माइग्रेन्स, है ना, ये सब जो है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। ये फिर यस सर। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी कम होने से साइनोसाइटिस, ये सब होता है। फिर फूड इन्फेक्शन ये सब होते हैं। फिर आप देखोगे स्ट्रेस की वजह से चेस्ट की प्रॉब्लम्स होती है। क्या? चेस्ट पेन, हार्ट अटैक्स ये होते हैं। स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है ना। स्ट्रेस की बिल्कुल वजह से डेफिनेटली। इनफर्टिलिटी होती है। स्ट्रेस की वजह से आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं देखते, तो उससे बोन एंड जॉइंट्स डिसीजेस होते हैं। स्ट्रेस की वजह से कैंसर्स भी होते हैं, जस्ट बिकॉज आवर इम्यूनिटी इज सप्रेस्ड विद स्ट्रेस, the killer cells cannot get rid of the cancer cells properly. Got it? Very थैंक true. यू। थैंक Very nice. And Prateek also wanted to know that how we can have an idea like how much percentage of heart block and all. तो वो बेसिकली ये क्वेश्चन भी कई लोगों के मन में रहता है, खासकर अगर 45 से ऊपर की एज की हम बात करें, अगर एवरेज 40-45, तो क्या हमें किस तरह से रूटीनली रिकमेंडेड है, अगर कोई रिस्क फैक्टर है या रिस्क फैक्टर नहीं है, बोथ वेज। हाँ, तो रिस्क फैक्टर्स है तो करना ही चाहिए। रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो इट इज एन ऑप्शनल थिंग, वेदर यू वांट टू डू स्पेसिफिक टेस्ट लाइक स्ट्रेस टेस्ट एंड इको, दैट इज ऑप्शनल। लेकिन रिस्क फैक्टर्स है तो करना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स मतलब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे रिस्क फैक्टर्स। तो ये है तो स्क्रीनिंग टेस्ट टेस्ट की तरह करना चाहिए। लेकिन सीटी, एंजियोग्राफी और ये सब जो चीजें वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते। या वेरी नाइस, यही चीज को मैं करना चाह रहा था। आजकल कई लोगों में मिसकंसेप्शन आ गया है कि नॉन इन्वेजिव है तो सीटी एंजियोग्राफी लोग एम्बार्क करते हैं, बट कार्डियक उसके हिसाब से अगर देखें तो आपका रिकमेंडेशन क्या इसमें रहेगा सर, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी को देखते हुए? I think some network problem is there. Naren ji, are you able to unmute? Okay. I think there will be multiple question and one question is low BP के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, लो बीपी कोई बीमारी नहीं है, वो अच्छा है। डोंट वरी। Yes. And so like thank you so much, sir. And we have taken a lot of time from you and really from your busy schedule, you've taken this time and outrightly. The session was really very helpful, very important, and starting from right from the basic in a very simple way. And we are so grateful. Thank you so much, sir, for मनोज गुप्ता सर ये करना चाहते हैं,
Yes. करना चाहते Yes, sir. We'll take, I think, one हैं। more. ये हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर देते हैं क्लोपिडोग्राम एटोस्टैटिन, वो ईसीजी निकालने के बाद ही होता है, डॉक्टर ने दिया है तो लेना है। यस यस यस। तो जो सर ने पहले भी कहा है कि नाइट्रेट्स हैं या क्लोपिड्रोजल है या दूसरे एडवांस मेडिकेशन हमें बेसिकली सेल्फ मेडिकेशन के लेवल पे नहीं लेने चाहिए, एक्सपर्ट से ही मिलके लेना चाहिए। इमीडिएटली एक इकोस्प्रिन अगर आपको डाउट है तो आप देखिए, देन यू रीच द नियरेस्ट वेल इक्विप्ड सेंटर एंड मीट अ फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आई थिंक यही सर ने बार बार आंसर दिया है सबको। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सर ने जैसा बोला है कि हमें डेली स्मॉल एक स्टेप आप जो कर रहे हैं वो इंश्योरेंस की डेली आपका इन्वेस्टमेंट है, उस पर हमें फोकस करना है रादर देन डूइंग सडन मेजर चेंजेस कि एक ही दिन में मैं अपनी पूरी वाइटल कैपेसिटी बढ़ा लूंगा, एक ही दिन में एथलीट बन जाऊंगा। तो एक्सट्रीम्स नहीं, सर ने बार बार यूज वर्ड किया मॉडरेशन। मॉडरेशन इज द की। हमें जो भी करना है वो धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना है। और सर की तरफ से एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो, ट्रेडमिल पे हो या कोई स्पोर्ट्स, तो एक लेवल पे आपको फील होगा कि हाँ आपका एक्सर्शन अब आप अनकंफर्ट जोन में जा रहे हो। वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको आगे नहीं जाना, उससे थोड़ा पहले ही स्टॉप करना है। इनफैक्ट ज्यादातर इवेंट्स इसीलिए होते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो, आपको डिस्कम्फर्ट, देन स्टिल यू कीप ऑन एक्सर्टिंग, वहां पे थ्रेशोल्ड आपका क्रॉस हो जाता है एंड यू लैंड इनटू अक्यूट एमआई एंड दीस चेंजेस। वो आइडेंटिफाई करना है और धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए बिल्ड करना, सडन स्ट्रेचिंग नहीं करना। और सर कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कितना ज्यादा है कितना कम है, ये सब है द क्वेश्चंस कम इन बिकॉज वी आर नॉट एबल टू लिसन टू आवर ओन बॉडी। हमारा शरीर को हम ध्यान नहीं देते, मन इधर उधर इतना फैला हुआ है, तो करते रहे ध्यान और चीजों में ही है। कई बार आजकल म्यूजिक लगा के एक्सरसाइज कर रहे तो शरीर सहन नहीं कर पाए फिर भी कर रहे, या जो जिम के ट्रेनर्स करा रहे इसलिए कर रहे, तो वो सोच समझ के करना चाहिए। लिसन टू योर ओन बॉडी, वो करो एंड डू सुदर्शन क्रिया, लर्न सुदर्शन क्रिया एंड डू सुदर्शन क्रिया। इतना अच्छा टूल है, बढ़िया टूल है, मन को इतना रिलैक्स कर देता है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एवरीबडी शुड लर्न सुदर्शन क्रिया। नीरज भैया से बात करके एक कोर्स ऑर्गेनाइज करा देना, अगर आप चाहते तो मैं भी आऊंगा उसमें, फिर और बातें करेंगे उसमें। Sure, we will definitely plan courses in future. And as far as the evidence-based medicine is concerned, Sudarshan Kriya has definitely shown benefits in preventing hypertension, cardiac events. Studies has been done in USA and West, other countries, that those person जो regular Sudarshan Kriya कर रहे हैं उनको blood pressure भी control होता है many cases में, cardiac prevention भी होता है। तो स्ट्रेस के संग संग ये हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, इसके हार्मोनल एंड न्यूरल बेनिफिट्स डॉक्यूमेंटेड है। तो इट्स अ मैटर ऑफ साइंस, नॉट ओनली स्पिरिचुअलिज्म और अदर थिंग्स। तो वो भी एक अच्छा मीन्स है। एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन डेफिनेटली कैन हेल्प, बट हियर वी हैव मच एविडेंस ऑफ दिस। आई थिंक वी टेक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्थ। आर यू एबल टू? Yes. Yes, he's from Gwalior and he's a research scholar in biotechnology. Yes, Parth, what you want to know? Good afternoon, sir. Good afternoon. For Yeah. and allowing me to ask the question. Thank you for that. Yes, sir. सर, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली, मैं सुन रहा था आपको, एंड आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि स्ट्रेस हैज अ लॉट ऑफ हैज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंड उसकी वजह से काफी सारे चीजें हमारी बॉडी में रेगुलेट भी होती हैं और काफी सारी चीजें हमारी बॉडी में अप एंड डाउन होती हैं, राइट? सर, तो अगर आपने ये बोला कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, सिमिलरली, वन सेकेंड, जैसे कि आपने सर बोला न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, आपने बोला, उसके अलावा आपने बोला कि आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज, कार्डियक इश्यूज, लॉट ऑफ अदर इश्यूज ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। तो सर, ये बात हम एक्चुअली बहुत जगह सुनते हैं, क्लिनिक्स में सुनते हैं, हॉस्पिटल्स में सुनते हैं, टॉक्स में सुनते हैं, बट नोबडी एक्चुअली एड्रेसेस टू हाउ टू मैनेज इट। It's very easy to say, मतलब it's just saying out loud that it's very easy to say, and writing it down that stress is a major factor in multiple factors, which is responsible for multiple diseases. But how to manage it? Sir, you are not audible, sir.
So Parth, very nice and very correct also. Stress को मैनेज करना जरूरी है ना, तो हो सकता है वो। तो देखो, Definitely. हमें स्ट्रेस में है कि नहीं है यही नहीं पता चलता। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरे को कुछ स्ट्रेस नहीं है, ऐसे पूछो स्ट्रेस में, नहीं नहीं मेरे को कुछ स्ट्रेस नहीं है, तो ऐसे कोई कहता है मतलब स्ट्रेस है, क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, इज नॉट पेशेंट इनफ ऑल्सो। तो अपने आप पता चलता है कि कौन स्ट्रेस में है, कौन स्ट्रेस में नहीं है। हाँ, अगर मन में सुकून है, जहाँ पे है वहां पे रिलैक्स कर सकते हैं। अनकंफर्टेबल सिचुएशन अदरवाइज किसी को है, फिर भी आप वहां पे कंफर्टेबल रह सकते हैं, देन यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन। लेकिन इफ यू कैन बी पुश्ड वेरी इजीली इनटू एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे वेरी इजीली, देन यू आर नॉट अ वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। कि अगर कोई पर्सनालिटी है वो उसको इजीली पुश कर सकते हैं किसी भी चीज की वजह से, बातों के दौरान, कामों के दौरान, किसी कहीं जगह गए वहां पे यू बिकम वेरी अनकंफर्टेबल वेरी नाउ एंड then you are not managed your personality in a correct way. But if you are like a sponge ball, easily kahin pe bhi adjust ho jate हैं, and yet you can do your work well, then you have been able to manage your personality well. That is where you can absorb the whatever so called stress is, like a shock absorber. तो जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में कैसे है कि बाउंसर है तो उसको नीचे Dodge करना है। के, हाँ, डक करो, ये सब ट्रिक्स आना चाहिए। आउटसाइड द ऑफ स्टैम्प बॉल है, वहां पे बैट नहीं निकालना है। तो लाइफ में भी ना ऐसे अगर सीखे ना हम कि अरे ये बात कर रहा है, इसको आउटसाइड द ऑफ स्टैम्प है, इसको छोड़ दो, ये बाउंसर करके छोड़ दो, ये बराबर है, ये स्ट्रेट मिडिल इस पे तो डिफेंस खेलो, उस पे अटैक नहीं करो। वैसे लाइफ में भी हमें सीखना चाहिए, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज व्हाट आवर एबिलिटी टू, और ये कई सारी चीजें हम लोग एक दिन में नहीं सीखते, इट टेक्स सम टाइम फॉर अस, एंड वी लर्न इट फ्रॉम लाइव पीपल। किताबों में नहीं सीख सकते हो। नहीं सर, यही एक्चुअली सर यही मेरा कंसर्न इसीलिए भी था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यही मेरा कंसर्न इसीलिए भी था बिकॉज अभी इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन इंडिया, वी फोकस लॉट ऑन दी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट, बट वी डू नॉट फोकस ऑन दी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। That is perfect and well said, and it is changing for good. I'll tell you one thing we always say is Sudarshan Kriya, but there are so many other alternative techniques which bring in a lot of harmony in the system. जैसे हमने अभी एक राकेन हो करके एक जापानीज टेक्निक है, we just learned that technique, and can we share a video of raken ho? Yes, sir. So I'll share a video. It's a 2-3 minute video. We'll just watch that video as to what Right. raken ho is. Very good. I have been practicing Rakken Ho for past 20 years. I first learned with my father, and my father learned it through Master Yugen Yamanouchi, who is the founder of Rakken Ho. So Master Yugen, he's a monk from Mount Koya or Koya-san. He promoted Rakken Ho all around Japan and also now internationally. So Rakken Ho itself is a whole body approach. Usually givers, they use their leg to treat the receiver, just very little hands. Mainly it focuses on the deep tissue work in our muscles, body mass, and also a little bit on the joints. So the benefit of Rakken Ho, it's mostly related with the blood circulation. So when we have a very good blood circulation, any of the scar tissue or damaged tissue gets repaired. It's not only effective for the receiver, but also for the giver. So any of the related issues with spondylitis or lower back pain or knee issues, we work on the hip muscles like glutes, piriformis, hamstrings, IT bands, inner thigh muscles, hip flexors, calf muscles, spondylitis, frozen shoulders, tennis elbow, trapezius syndrome, lower back pain spasm, hip flexor issues, knee issues, ankle issues can be treated through Rakken Ho. From young age, you can start Rakken Ho.
The youngest one I gave was a 2 years old boy. The oldest one was 97, I think I have done. So anybody can learn Rakenho. I just completed my Rakeno training. It is amazing. A lot of relief from the pain in my legs. Tennis elbow is totally gone. I'm feeling much lighter, happier. My spine mobility has increased a lot. It is having an effect on your mind also, on your skin, on your mindset, in your meditation, sadhana. I'm feeling energetic. I'm not feeling tired. I'm not feeling that hungry. The stiffness has gone away completely. The way I walk, I feel it got corrected. And the last day of the course, you can see me, happy and healthy. I also benefit out of it. I have enjoyed giving more than receiving. Even the giver benefits. I'm also getting benefited. I believe that it is going to help lot of people in near future. I'm very happy and very grateful. It was a very relaxing training program. So I'm very thankful to all the trainers. It's a beautiful program. I really thank Sri Sri Tattva Panchakarma for organizing this course. Yeah, thank you so much, sir, for sharing this. In fact, I have heard of this first time. Thank you so much. I'll take more information from you, and in future we will upgrade our other participants also. If we will keep on updating there. And finally, sir, with the last question, which is a technical question, I want to know the technical query which is raised by a participant is the difference between the CT angio and the conventional angiography. I think that is the last question, and then अलग-अलग है, the two different modalities, and generally जिनको genuine problem है और जिनको suspicion high है, उनको direct angiography बोलते हैं. तो जिनको suspicion ज़्यादा नहीं है, but we can't really leave them just like that. उनके लिए CT angio ठीक है. CT angio बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, radiation काफी ज़्यादा है उसमें, तो preferably avoid ही करे तो बेहतर है. Unless rarely use करते हैं तो ठीक है. There are situations where we should use it. It's not a routine screening test. thank you so much on behalf of all the participants and from the inner core of my heart. Thank you so much, sir, for such an enlightening talk, and always you're an inspirer. So in future, we would like to hear more and more from you, and thanks a lot, sir. Thank you so much. Thank you so much, Neeraj Bhaiya. Thank you.